नमस्कार, आपके लिए आपसे जुड़ी, आपको फायदा पहुंचाने वाली और आपको जागरूक बनाने वाली खबरों के खास शो के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से गंदगी साफ करने के लिए स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, लेकिन उस सिस्टम की गंदगी का क्या जहां पहले अव्यवस्था के कूड़े ने आम आदमी यानी आपकी हमारी जरूरतों को कूड़ेदान समझ लिया है। ऐसे ही 3 मसलों पर आपसे जुड़ी खबरों के साथ आज हम अपने शो की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे देश की राजधानी दिल्ली के लोग 10,000 टन कूड़े के ढेर पर सांस लेने को मजबूर हो गए, क्योंकि राजनीति ने दिल्ली में सफाई के काम का ही कचरा कर दिया। आज की दूसरी आपसे जुड़ी खबर होगी नर्सरी एडमिशन, जहां दिल्ली में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद भी हर साल नर्सरी का एडमिशन कराने का एक साफ सुथरा नियम नहीं बन पाया, क्योंकि सियासी सुस्ती और सिस्टम की मनमर्जी ने एडमिशन प्रक्रिया में गंदगी मचा रखी है। हमारी तीसरी बड़ी खबर आपकी जेब से जुड़ी है, जहां नोटबंदी के बाद सरकार एक नियम बनाती है, आरबीआई उसे भूल जाती है, बैंकों की अंधेरगर्दी मच जाती है और खामियाजा आप भुगतते हैं। नियमों की आंख मिचौली में आपकी जेब का कचरा कैसे किया जा रहा है। तो सबसे पहले बात दिल्ली की राजनीति के कचरे से फैल रही जिंदगी की। जी हां, गंदगी फैल रही है दिल्ली की राजनीति की वजह से। देश की राजधानी दिल्ली, जहां एक बार फिर बीजेपी केजरीवाल की लड़ाई ने आम लोगों की जिंदगी कूड़ा कर रखी है। सरकार कहती है सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, कर्मचारी कहते हैं कल भी प्रदर्शन करेंगे। ये जो कूड़ा है इसे हम आपको दिखाना नहीं चाहते थे, आपको इसे टीवी पर देखकर बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन उन लाखों लोगों की सोचिए जो देश की राजधानी में इसी कूड़े के बगल रहने, जीने, सांस लेने और यहाँ से यूं नाक मुंह बंद करके गुजरने के लिए मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? क्योंकि दिल्ली में बीजेपी शासित एमसीडी के पूर्वी हिस्से के सफाई कर्मचारी 3 महीने से तनख्वाह न मिलने के कारण हड़ताल पर हैं, और जिन्हें तनख्वाह देना है वो क्या कर रहे हैं ये भी देखिए। 3 महीने हो गए, 3 महीने से चौथा महीना चल गया। ये कब तक बैठे रहेंगे भूखे? 200 रुपए हमारे किराए के लग रहे, कहाँ से लावे रोज की हैं? किसका घर बाढ़ के लावे? भूखा मरता क्या नहीं करेगा। अब दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल आज उस पर राजनीति कर रहे हैं। वो जानबूझ करके वेतन को, पैसों को, बजट फंड को जो है रोकते हैं। देखिए, जब तक नगर निगम में बीजेपी रहेगी, नगर निगम का यही हाल रहेगा, दिल्ली का यही हाल रहने वाला है। सारा पेच सियासी कूड़े में उलझ गया। सफाई कर्मचारी कहते हैं 3 महीने से वेतन नहीं मिला। एमसीडी, जिसे वेतन देना है, जिस पर बीजेपी के लोग काबिज हैं, वो कहते हैं पैसा देने में हीला हवाली केजरीवाल सरकार की है। केजरीवाल सरकार कहती है हमने तो पैसा दिया, घोटाला बीजेपी ने किया। और इन सब के बीच में दिल्ली की जनता है, आम जनता, जिसका सामना रोज कूड़े से हो रहा है। तो अब आप समझ रहे हैं ना कुछ कि आखिर देश में इतना कचरा है क्यों। दरअसल 1.5 साल के भीतर दिल्ली में अब तक कम से कम 5 बार ऐसे ही सियासत की अव्यवस्थित कचरा नीति की वजह से हड़ताल हो चुकी है, और हर बार दिल्ली को बीमारियों के बीच सांस लेने के लिए छोड़ा गया। दिल्ली का कूड़ा कितना बड़ा है इसका एक अंदाजा अब हम आपको आंकड़ों के जरिए बताने जा रहे हैं। देश के किसी मेट्रो शहर में सबसे ज्यादा कूड़ा रोज होता है तो वो दिल्ली शहर ही है, आपका शहर, जहां रोज 10,000 टन कूड़े का ढेर पैदा होता है। एक आंकड़े के मुताबिक सन 2021 तक दिल्ली में 6,920 एकड़ जगह की जरूरत कूड़ा डालने के लिए चाहिए होगी, जबकि अब तक दिल्ली एनसीआर में नए कूड़ा घर की कोई जगह अभी तय ही नहीं हुई। एक एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको दे दें कि देश में रोज 19 लाख टन कूड़ा रोज पैदा होता है, जो 27,000 हाथियों के वजन के बराबर होता है। अब अगली खबर, देश में फैले दूसरे कचरे की खबर की तरफ अब हम बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में बच्चों की पढ़ाई का भी खूब कूड़ा हो रहा है। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है।
हर स्कूल के अपने नियम हैं और देखिए नतीजा ये है कि बच्चों के माता पिता दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। सबका एक बिल्कुल भी नहीं है, किसी में ड्राफ्ट मांग रहे हैं, किसी में चेक, किसी में कैश, किसी में एफिडेविट मांग रहे हैं हमसे नियर बाई का, एंड समवन सेड कि नहीं हमें नहीं चाहिए। टोटल कंफ्यूजन है, मैस सा बना हुआ है। कोई स्कूल्स हैं वो सिर्फ एलुमनाई कोई उसको एलुमनाई या सिबलिंग्स को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं। कंफ्यूजन तो है ही और अनफेयर भी है। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन को लेकर गजब का असमंजस है। नतीजा ये है कि बच्चों के माता पिता एक स्कूल से दूसरे स्कूल में धक्के खा रहे हैं। नमिश के माता पिता भी इस कंफ्यूजन के शिकार हैं, जो स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया साफ न होने का खामियाजा भुगत रहे हैं। नर्सरी एडमिशन में इतना कंफ्यूजन क्यों फैला है, ये आपको बताएं। उससे पहले आपको अंदाजा भर देते चलें कि दिल्ली में स्कूल किस हद तक मनमानी पर उतर आए हैं। दिल्ली के हुमायूं रोड के मॉडर्न स्कूल में सिबलिंग यानी भाई बहन होने पर 20 पॉइंट्स हैं, तो लोधी रोड के सरदार पटेल विद्यालय में सिबलिंग्स के लिए 15 पॉइंट्स तय हैं। वहीं विवेक विहार के दशमेश पब्लिक स्कूल में सिबलिंग के लिए पॉइंट्स हैं 10। सिबलिंग ही नहीं, डिस्टेंस यानी दूरी को लेकर भी स्कूलों की अपनी ढपली, अपना राग है। 30 हजारी के क्वीन मैरी स्कूल में 5 किलोमीटर तक बच्चों के लिए 35 पॉइंट्स हैं। पूसा रोड के सेंट माइकल में डिस्टेंस के अंक हैं 50। रेयान इंटरनेशनल स्कूल की गाइडलाइंस के मुताबिक 20 किलोमीटर अंदर के छात्रों के लिए 60 अंक तय किए गए हैं। हर स्कूल का एक अपना प्रोसीजर होता है। कुछ स्कूल बोलते हैं हम बस रूट से नापेंगे, कुछ स्कूल बोलते हैं हम एरियल डिस्टेंस नापेंगे, कुछ स्कूल बोलते हैं हम बाय गूगल मैप बाय रोड नापेंगे। इन्होंने कुछ नहीं क्लैरिफाई किया जो अपनी गाइडलाइंस में, जो परसों गाइडलाइंस दी हैं। अब सवाल ये है कि नर्सरी एडमिशन पर इतना असमंजस है क्यों? तो इसका जवाब है दिल्ली सरकार की सुस्ती, क्योंकि सरकार ने साल भर में इसे लेकर कोई कानून नहीं बनाया, जिसका फायदा स्कूल उठा रहे हैं। 2015 में दिल्ली सरकार ने एक कानून पास किया, लेकिन दुख की बात यह है कि उसको बगैर लॉ को फॉलो करे हुए वो कानून पास किया। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट में अटक गया है। वो दिल्ली सरकार ये कर लेती तो ये सारा कंफ्यूजन जो था ना, ये होता ही नहीं। दिल्ली सरकार ने परिजनों को सिर्फ यही टेंशन नहीं दी, अपर एज लिमिट 4 फिक्स करके स्कूलों के हाथों में पेरेंट्स को परेशान करने का एक और हथियार थमा दिया। पिछले साल अपने सर्कुलर में ये कह दिया था कि 4+ बच्चा अगर है तो उसको नर्सरी में एडमिशन नहीं मिल सकता। तो बहुत सारे पेरेंट्स हाई कोर्ट आ गए, हाई कोर्ट ने फिर उसको स्टे कर दिया। अब की क्या है कि गवर्नमेंट ने अपने सर्कुलर में तो ये जिक्र नहीं किया है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है उन्होंने अपने पास से ये क्लॉज इम्पोज कर दिया है। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 23 जनवरी है। 15 जनवरी को पहली लिस्ट और 23 फरवरी को दूसरी लिस्ट आएगी। देखिए कूड़ा इतना ही नहीं है, कचरा और भी फैला हुआ है देश में। नोटबंदी में बैंकों पर क्या क्या आरोप नहीं लगे। काले धन वालों के साथ साठगांठ हो या फिर आम आदमी के नोट बड़े बड़े धन्ना सेठों तक पहुंचाना हो, नोटबंदी में कई बैंक वालों ने खूब कूड़ा किया। आम आदमी बैंक वालों के ताजा कूड़े का भी शिकार बना है, जब पेट्रोल पंप मालिकों ने कार्ड से पेट्रोल देने से मना कर दिया। कारण बैंक वालों का MDR चार्ज वसूलने का ऐलान। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। रविवार को पेट्रोल पंप डीलर्स ने ये कहकर खलबली मचा दी कि वो सोमवार से कार्ड से पेमेंट नहीं लेंगे। पेट्रोल पंप डीलर्स ने दलील दी कि बैंकों ने उन्हें MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट वसूलने का नोटिस भेज दिया है, लेकिन सरकार ने तत्काल दखल देते हुए जनता को राहत देने का ऐलान किया। आने वाले दिनों में भी जितने भी प्रकार की डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा, विशेष करके पेट्रोल पंप में हम लोगों ने ये तय किया है, ग्राहकों के ऊपर उसकी कोई पासन नहीं होगा। MDR एक तरह का सर्विस चार्ज है जो बैंक कार्ड से सामान बेचने वाले दुकानदारों से वसूला जाता है। ये फीस या सर्विस चार्ज 0.25 से 2% तक होता है। दुकानदार या पेट्रोल पंप मालिक इस सर्विस चार्ज का बोझ सीधे ग्राहकों पर डाल देते हैं। लेकिन नोटबंदी में 50 दिन तक बैंकों को ये चार्ज वसूलने पर रोक लगा दी, ताकि कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। डीलर्स और आम लोगों पर इस चार्ज का दोबारा बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार ने बैंक और तेल कंपनियों से रास्ता निकालने को कहा है। लेकिन ऐसा होने पर बैंकों को एक बड़ी आय से हाथ धोना पड़ सकता है। RBI के अनुसार नवंबर में 80 करोड़ डेबिट कार्ड और 9.8 करोड़ क्रेडिट कार्ड थे।
दोनों से 57,909 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। इस पर 0.5% सर्विस चार्ज से बैंकों को एक महीने में 290 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जबकि 1% औसत चार्ज पर कमाई होगी 579 करोड़ रुपए। पेट्रोल की बात करें तो दिल्ली में डीलर को 1 लीटर पर 2 रुपए 60 पैसे का कमीशन मिलता है। उन्हें तमाम तरह के खर्चों के साथ अगर सर्विस चार्ज भी देना पड़े तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए उन्होंने बैंकों के निर्देश का विरोध किया। दिल्ली से शिशिर सिन्हा की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये अव्यवस्था का कूड़ा है जो सिस्टम ही पैदा कर रहा है, लेकिन सब कुछ अव्यवस्थित भी नहीं है। हर जगह सिस्टम का कूड़ा भी नहीं हो रहा। बिहार के गया से आई एक खबर बताती है कि जनता से अफसरों का जुड़ाव कैसा होना चाहिए। सबसे अगर किसी कारण से कोई गलती हुई तो उसे माफी मांगता हूं। और इस मंच के माध्यम से उन अभियुक्तों से भी, उन अपराधियों से भी माफी मांगता हूँ जिनके प्रति मुझसे कोई गलती हुई हो। सीआरपीसी के नियमों का अगर मुझसे उल्लंघन हुआ। गया के नीमचक बथानी के डीएसपी विद्यासागर का तबादला हुआ तो वो भावुक हो गए। जनता की तरफ से आयोजित विदाई समारोह में फफक पड़े, अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांगने लगे। उन अपराधियों से भी माफी मांगता हूँ जिनके प्रति मुझसे कोई गलती हुई हो। सीआरपीसी के नियमों का अगर मुझसे उल्लंघन हुआ। डीएसपी विद्यासागर रोने लगी तो एसडीओ उनका ढांढस बंधाते दिखे। एक और विदाई समारोह में जनता अपने डीएसपी के तबादले के बाद नारे लगाती दिखी। एसडीपीओ कैसा हो? एसडीपीओ कैसा हो? ये इस बात की गवाही है कि जनता की समस्याओं को सुनने के लिए ऐसे ही अफसरों की जरूरत है जो जनता के साथ घुल मिल जाएं, ताकि सिस्टम में अव्यवस्था का कचरा कम हो। जनता के हितों के लिए व्यवस्था को ऐसे ही सिपाही चाहिए। तो उम्मीद बांधती हुई ये खबर आपने देखी, और अब खबर देश की सुरक्षा, हमारी हिफाजत से जुड़ी हुई। आज देश में एक आतंकी हमला हुआ और आज ही भारतीय सेना को छोटा करने की सिफारिश से जुड़ी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को सौंपी गई। तो क्या देश में सेना का साइज छोटा किया जाना चाहिए? Here come the first of our marching contingents. 26 जनवरी को जब भारत की सेना राजपथ पर अपना दमखम जौहर पूरी दुनिया के सामने दिखाएगी, उससे ठीक पहले जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकियों ने जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स के कैंप पर हमला बोला। आतंकियों ने 3 लोगों की जान ले ली। एलओसी के पास हुए इस हमले में अंधेरे का फायदा उठाते हुए आतंकी भाग भी गए। आपको बता दें, देश की सेना में अभी करीब 13 लाख जवान हैं, जो पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार से सटी करीब 15,000 किलोमीटर की सरहद पर देश और देशवासियों की रक्षा करते हैं। लेकिन अब रक्षा मंत्रालय को शेकेतकर कमेटी ने एक रिपोर्ट सौंपी। शेकेतकर कमेटी की रिपोर्ट में सिफारिश है सेना का साइज छोटा किया जाए। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेकतकर की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि भारतीय सेना के साइज को कम करके करीब 25,000 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं और फिर इस रकम को भारतीय सेना के आधुनिकीकरण पर खर्च किया जा सकता है। तो क्या भारतीय सेना में जरूरत से ज्यादा जवान हैं? और अगर नहीं तो फिर सेना का साइज छोटा करने की सिफारिश क्यों हो रही है? इसका कारण हम बताते हैं। सेना पर सरकार का राजस्व व्यय, पेंशन और वेतन का बोझ बढ़ता जा रहा है। पेंशन का बिल ही 82,000 करोड़ हो गया है, जो पिछले साल की तुलना में 12,000 करोड़ ज्यादा है। वेतन, पेंशन और राजस्व का खर्च जोड़ दें तो जितना पैसा इसमें लगेगा वो हथियार खरीदने के लिए लगने वाले बजट से कहीं ज्यादा है। जैसे 1982 में पेंशन बिल लगभग 300 करोड़ था, 1992 में ये बढ़कर 12,000 करोड़ हो गया और पिछले साल ये 60,000 करोड़ हो चुका है। इसीलिए अब सरकार सेना में जवानों को कम करके वो पैसा आर्मी को आधुनिक करने में खर्च करना चाहती है। भारतीय सेना में जवानों की कमी लाने के इसी मुद्दे पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में भी सवाल हुआ था। मैं एक चीज बोलता हूं, सैन्य बड़ा होने से आपकी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस बढ़ेगी ऐसा नहीं है। मेरी तो अभी एक एनालिसिस है कि पेयर शेप आर्मी हो गई है, मतलब इधर थोड़ा फ्लैप बढ़ गया है। वेरी क्लियर दैट अ वेरी एफिशिएंट
probably slightly trimmed army. I am not putting what number of figures, but जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ की ट्रिमिंग होना चाहिए और जो इफेक्टिव फाइटिंग फोर्स है उसकी ताकत बढ़ानी चाहिए। कमेटी का कहना है कि उन सैनिकों को सेना में कम किया जा सकता है जो युद्ध नहीं लड़ते। जैसे अभी सेना की एक डिवीजन में 14,000 जवान होते हैं तो उन्हें सपोर्ट देने के लिए 3,000 लॉजिस्टिक स्टाफ रहता है। देश और देशवासियों की सुरक्षा से जुड़ी इसी खबर पर हमने डिफेंस एक्सपर्ट की भी राय जानी ताकि इस खबर के हर पहलू को आप समझ सकें। चीन ने अपनी 2 मिलियन आर्मी 20 लाख की आर्मी को कम करके दी के 1.3 मिलियन पे लाए और अब और भी कम करने जा रहे हैं। सो ये जो कमी रेकमेंड की जा रही है, रिडक्शन रेकमेंड की जा रही है, ये सेविंग्स के लिए है कि वो आदमी किसी और चीज़ पे न्यू रेजिंग्स के लिए, न्यू फॉर्मेशंस के लिए, और आपको पता है कि माउंटेन स्ट्राइक कोर भी रेज हो रही है जिसमें कि 60,000 से 70,000 आदमी चाहिए। जवान के जब तक वेल बीइंग, जब तक उसका वेलफेयर, उसकी मोटिवेशन, उसका मोराल ऊपर नहीं होगा तो कामयाबी के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। अगर सिर्फ हथियार ही जीत सकते तो अमेरिका वियतनाम में जीत गया होता। उनके पास सारे आधुनिक हथियार थे, एयर पावर भी थी। तो आपके जिक्र की, आपके फिक्र से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रविवार को दिल्ली में एक बेटे ने अपने ही पिता को चाकुओं से गोदकर मार डाला। वहीं बेंगलुरु में एक छेड़खानी के मामले में जीजा का हाथ निकला। आस्तीन के सांपों से आपको सावधान करने वाली ये रिपोर्ट जरूर देखिए। अपनी ही मां को मारने भागा एक बेटा। घटना का लेवल यहाँ तक था कि माँ को भी मारना चाहता था। माँ समहाउ उस समय अवेलेबल नहीं थी, मौजूद नहीं थी, घर के अंदर बंद हो गई। एक बेटे ने अपने ही पिता को बेरहमी से मारा। थोड़े समय में 2-2.5 मिनट के अंतराल में इसने 36 या 39 के बीच में चॉपिंग किए हैं अपने फादर को। दिल्ली में रिश्तों के कत्ल की ये कहानी किसी को भी परेशान कर सकती है, क्योंकि जायदाद के लिए अपने पिता को मारने वाला ये हत्यारा बड़ी ही बेशर्मी से सारे किए के लिए माता पिता को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। मैंने क्रिमिनल और सिविल केसेस फाइल किए अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट, क्योंकि मेरी वाइफ के पिछली शादी से 2 बच्चे थे और मैंने दहेज नहीं लिया। इसलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे, मेरी वाइफ को और मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया। दिल्ली के बाद अब बेंगलुरु की कहानी सुनिए। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर एक लड़की ने छेड़खानी का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस जांच में पता चला है कि छेड़खानी के इस ड्रामे के पीछे लड़की का जीजा ही था। दरअसल जीजा साली काफी दिनों से रिलेशनशिप में थे। परिवार वालों की आपत्ति से बचने के लिए दोनों ने पूरी साजिश रची, लेकिन पुलिस से बच नहीं सके। The doubt increased and the conversations were studied. And it has been seen that daily he talks to the complainant number of times and hours together. बेंगलुरु में छेड़खानी की झूठी वारदात में लड़की भी शामिल थी, लेकिन अक्सर लड़कियां अपने ही लोगों के हाथों बदसलूकी का शिकार बनती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार साल 2015 में 34,651 रेप के मामले सामने आए, जिसमें 33,098 यानी 95.5% वारदातों के पीछे करीबी और जानकारी थे। एक्चुअली उल्टा होना चाहिए कि जो अपराधी है उससे आना चाहिए, पर उल्टा होता है कि अपराधी को कोई इतना कुछ नहीं कहेगा, पर जो विक्टिम है, जो औरत है, उस पे अभी भी उंगलियां उठाई जाती हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अपराधी जानता है। इन आंकड़ों का एक सच ये भी है कि बड़ी संख्या में रेप और शारीरिक शोषण के मामलों की शिकायत नहीं की जाती है। इसके पीछे बदनामी और रिश्तेदारों का दबाव होता है। नए साल पर 2 शहरों की ये वारदात हमें अपनों से ही सावधान रहने का सबक जरूर सिखाती है, यानी जिन्हें आप अपना करीबी और शुभचिंतक समझ रहे हैं, हो सकता है कि वो कहीं आपके लिए सबसे ज्यादा हानिकारक साबित हो। इसलिए आस्तीन के सांपों से सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। और अब खबर आपके काम आने वाली रेल टिकटों की फास्ट बुकिंग के लिए IRCTC कल मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला है। इस मोबाइल ऐप से आप ट्रेन सर्च कर टिकट बुकिंग कर सकेंगे। ऐप में आपको अपने मौजूदा रिजर्वेशन और रद्द किए गए टिकट का स्टेटस भी दिखेगा। यात्रा से जुड़ा अलर्ट भी ये मोबाइल ऐप आपको देता रहेगा। मोबाइल ऐप IRCTC रेल कनेक्ट बुक किए गए टिकटों का ब्यौरा भी याद रखेगा और अगली बार टिकट बुक करते वक्त खुद ब खुद इसका इस्तेमाल कर लेगा।
अगर टिकट वेटिंग का है या कंफर्म नहीं हुआ तो इसी ऐप के जरिए आप हवाई टिकट भी बुक करा सकेंगे। ट्रेन में पसंदीदा खाना चाहिए तो इस ऐप के जरिए ही आप ई-केटरिंग पर खाने की बुकिंग भी कर सकेंगे। मोबाइल ऐप IRCTC रेल कनेक्ट से आगे जनरल टिकट भी बुक किए जा सके, इसकी भी तैयारी चल रही है।